सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप बॉडीज देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में चालू करेंगे हम। आज ही हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ की यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3। तो देखो चैप्टर नंबर 1 और 2 डाल चुका था, चैप्टर नंबर 3 की वीडियो ये रही। इसके बाद के जितने चैप्टर है सारे मैं धीरे धीरे डाल के कवर करवाऊंगा पूरी बुक को एसएल वाली, ठीक है। ये बुक बीकॉम प्रोग्राम की सेमेस्टर 2 की बुक है। इसको चाहे प्रोग्राम चाहे ऑनर्स कोई भी बच्चा देख सकता है, सिलेबस सबके अगर सेम है तो आइए वीडियो को करने से पहले स्टार्ट एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेज कर सकते हो और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर भी यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम करवाने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ब्रीफ में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो चैप्टर को करेंगे पहले स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा। तो चैप्टर नंबर 2 तक मैंने वीडियो डाल दी थी, नहीं डाली तो बंद करो वीडियो को, जाइए पिछली वीडियो में और जाके उसको फटाफट से सुन के या फिर देख के आओ, ठीक है। उसके बाद ये चालू करना। तो उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ नहीं होता भाई, ये प्यारा सा भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम। तो हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखी डेफिनेशन, कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अनुबंध जहां हम कोई चीज करना चाहें या कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते। कह रहा है डू और नॉट टू डू समथिंग। कह रहा है इफ सम इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स में, कोई भी इवेंट हो, ठीक है। इवेंट वो नहीं नाच गाने वाला वैसा वाला इवेंट नहीं, कोई ऐसा इवेंट जो हैपनिंग होने वाला हो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इन फ्यूचर में होगा या इन पास्ट में होता है वो वाले इवेंट, ठीक है। कह रहा है उसके बाद कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट, यहाँ पे लिखा है डज और डज नॉट हैपन्स। कह रहा है और वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है या नहीं होता, इसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कह रहा है कोई भी काम या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया है वो फ्यूचर में डिपेंड करता है कि वो होगा या नहीं होगा, उसके होने या ना होने पे। चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, अगर मान लो मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा और मैंने कहा कि फ्यूचर में ये कंडीशन पूरी होने पे मैं तुमको ये चीज़ दिलवा दूंगा, मगर तुम्हें जब फ्यूचर में कंडीशन नहीं पूरी नहीं कर पाए और मैंने वो चीज़ नहीं दिलाई, उसी चीज़ को कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर वो कंडीशन आप पूरी करते हो, फुलफिल करते हो, तो उस हैपनिंग को, उस इवेंट को जो मैंने आपको बताया था, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करा था, वो फ्यूचर में जो मैंने प्रॉमिस करा था वो आपको जरूर दिलवाता, ठीक है। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, सिंपल से एक कहानी सुनते हैं। ये है रामू, ये है रामू और आगे हम देखेंगे ये है रामू के फादर, रामू फादर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, रामू पढ़ रहा था 10th क्लास में, रामू पढ़ रहा था 10th क्लास में और रामू के फादर जो है ना वो क्लास में नहीं पढ़ रहे थे, वो फादर ही थे। उसके फादर ने कहा भाई तू 10th क्लास में तो पढ़ रहा है, अगर तू 10th क्लास में ना 70% मार्क्स ले आ, बस कितने 70% मार्क्स ले आ और पास हो जा, तो मैं तेरे को क्या दिला दूंगा, एक BMW दिलवा दूंगा। नहीं BMW ज़्यादा बड़ी हो गई, हम इसकी जगह कुछ छोटा लेते हैं, हम बोलते हैं रॉयल इनफील्ड दिला देंगे, ठीक है, रॉयल इनफील्ड। तो इसने बोला कि मैं तेरे को एक अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी, सुलझ सी बाइक दिलवा दूंगा। इसके पापा ने कहा अगर तू पास हो जाता है 75% या 70% आ जाते हैं तो अप्रोक्स मैं तेरे को एक बाइक दिलवा दूंगा अच्छी सी। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कब होगा, इन फुलफिलमेंट, इन्फोर्स में कब होगा, जब ये बच्चा 70% मार्क्स लेके आएगा। जब ये 70% मार्क्स ले आएगा तो क्या होगा, इसके पापा इसको बाइक दिलाएंगे जिसकी कारण कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, इसमें लिखा ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन इवेंट हैपनिंग। कह रहा है कोई भी इवेंट जब तक हो या फिर ना हो, जब तक वो जो पर्सन है वो कंडीशन को पूरा नहीं करता, जब तक वो इवेंट हो या ना हो वो उस पर डिपेंड करता है। समझ आ गया। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब उसके नीचे हम पढ़ेंगे इसकी इसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल्स क्या होती है, या फिर आप बोल सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं वो चीज़। तो पहली चीज़ है द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग।
कह रहा है जो परफॉर्मेंस है ना, जैसे इसके फादर को इसको बाइक दिलानी थी, वो कब दिलाते बाइक, जब वो 70% लेके आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो परफॉर्मेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो जब हैपनिंग होती है, जब कोई भी इवेंट्स घटता है या कोई भी इवेंट पूरा होता है या कंडीशन को पूरा करते हैं, तब कह रहा है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग फॉर सब इवेंट्स और कंडीशन, कह रहा है या तो कोई इवेंट्स हो जिसके लिए हमने कंडीशन रखी हो, या फिर कोई कंडीशन हो स्पेसिफाई, कि स्पेसिफाई भाई ये कंडीशन को पूरा करना है, तब आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मेरे से कोई बोल रहा है कि मेरे को एक खिलौना दिला दो, मैंने बोला चलो खिलौना दिला दूंगा। आपको क्या करना है, अगर मैं खिलौना लेके आऊँगा, बस उसको तोड़ना नहीं, वो टूटना नहीं चाहिए, तो मैं दिलवा दूंगा। अगर वो बोलता है हाँ मैं नहीं टूटेगा फ्यूचर में, तो मैं उसको बोलूँगा हाँ मैं तेरे को खिलौना दिला दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। पॉइंट नंबर सेकंड है, यहाँ पे लिखा है द इवेंट्स रिफर टू एज ए कोलेट्रल एट ए कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जो इवेंट है ना, वो सारे के सारे कोलेट्रल नहीं होते। कभी कभी क्या होता है ना, कोलेट्रल मतलब होता है कोई कोई इवेंट ऐसा होता है जिसको पूरा नहीं कर पाते इन फ्यूचर में, ठीक है, और उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ठीक है। इन केस इसका भी एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं बाद में, रुको। उसके नीचे लिखा है पॉइंट नंबर थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा है द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेरी विल बी प्रोमिसर। कह रहा है अगर एक प्रोमिसर, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी करा है या अनुबंध करा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता, किसी इवेंट को पूरा नहीं कर पाता, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। कह रहा है इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। मान लो जैसे इसमें मैंने बताया अभी आपको 2 बार वॉइड होता है, तो वॉइड का आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक दोस्त था, ठीक है, दोस्त था, दोस्त नहीं थी, कुछ भी मान लो, ठीक है, जिसका नाम था प्रिया। अब देखो इन्होंने कहा कि ना, इन्होंने क्या कहा कि मेरे को चांद तारे चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ भाई चलो चांद तारे लेके आएंगे। तभी इन्होंने क्या कहा कि मेरे को ना चांद और तारे चाहिए। तो मैं था इसका दोस्त, ठीक है, मेरा नाम कुछ भी रख सकते हो, ए भी सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अब ये क्या पॉसिबल है? अब आसमान में जाना और चांद तारों तोड़ के लाना, कहावतों की बात को सच करना, और ये सब पॉसिबल तो नहीं है। तो अब ये मेरे लिए हो गया यहाँ पे इम्पॉसिबल, ठीक है। क्या हो गया? इम्पॉसिबल। तो मैं तो नहीं ला सकता, है ना, चांद तारे तोड़ के। तो क्या हुआ, जब मैं लाने गया था तो लाने नहीं पाया। तो उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो हमने किया था, ये जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो ये हो गया भैया वॉइड। क्या हो गया? वॉइड। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो खत्म हो गया। और इन्होंने कहा था जब मैं वहां से ये चांद तारे लेके आऊंगा, तब ये क्या करेंगे, तब ये मान लो हम घूमने जाने वाले थे। तो अब ये हमारा जो घूमने जाना था वो भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अगर हमें घूमने जाना है तो मेरे को चांद तारे लाने पड़ेंगे। मैं जब नहीं ला पाया तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया खत्म, हो गया, चलो खत्म। अच्छा, उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर अगला पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 टू 36 कह रहा है। सेक्शन नंबर 32 से 36 के अंदर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से प्रोविजन आते हैं। मोस्टली 4 प्रोविजन है इसके अंदर आएंगे, जो सेक्शन नंबर 32 से स्टार्ट होके सेक्शन नंबर 36 तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। मैं सारे सेक्शन एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोल सकते हो। कह रहा है वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और सर्टेन, या फिर बोल सकते हो अनसर्टेन फ्यूचर। कह रहा है फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होता है कंटीजेंट की टर्म एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल कैसे होगी, कोई चीज़ कैसे घटेगी या कोई चीज़ कैसे नहीं घटेगी। मैंने आज ये बोला, मैंने बोला कि अगर मान लो मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो उसके लिए तुम क्या करोगे। तुमने बोला अगर तुम मुझे आज 100 रुपये दोगे मैं तुम्हारे लिए परसों 5 किलो दूध लाऊंगा, ठीक है। यहाँ एक कॉन्टैक्ट हो गया, मैंने बोला मैं परसों 5 किलो दूध लाऊंगा। मैं परसों जब गया, मान लो दुकान बंद थी, तो कॉन्टैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आप किसी भी परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, तो उस पर समथिंग देखा जाता है कि इवेंट जो है वो कैसा है, ठीक है। इन फ्यूचर में हो सकता है वो सर्टेन ना हो, वो अनसर्टेन हो, वो चीज़ मिले ही ना, ठीक है। उस टाइम लिखा है इवेंट्स इट कॉन्ट्रैक्ट बी इनफोर्स्ड टिल द इवेंट टेक्स प्लेस। कह रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कब वैलिड होगा, कब जाके माना जाएगा, जब जो हैपनिंग है वो हो जाए, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, वो टेक प्लेस पे हो जाए, मतलब कि वो अपनी जगह ले ले, एक रूप ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड होगा। उसके बाद लिखा है
इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल सो इट मेक्स इनवैलिड। जैसे मैंने अभी आपको ये चांद तारे वाला एग्जांपल दिया था, अगर मान लो आप एग्जांपल मैंने ऊपर यहीं पे दिया है, तो इसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो मैं चांद तारे तोड़ने गया मगर क्या वो पॉसिबल है, नहीं है, तो जब मैं वहां से कुछ ला ही नहीं पाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। ये था हमारा सेक्शन नंबर 32। अब सेक्शन नंबर 33 में लिखा नीचे कह रहा है वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर। यहाँ पे ऊपर लिखा था ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर, यहाँ पे लिखा है ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन, मतलब कि अनसर्टेन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर लिखा उसके बाद इवेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल। कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बात या कॉन्ट्रैक्ट ही किसी तरह से पूरा नहीं होता तो वो वॉइड हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पर लिखा है उसी तरह से वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द नॉन हैपनिंग। कह रहा है कभी कभी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग चीज़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर ही आपका सेक्शन नंबर 32 और सेक्शन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। तो पहले आप इसको उतार लो, उसके बाद के जो सेक्शन है 3 वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ, 2-3 जो भी रह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उतार लो। तो अभी तक जो भी बताया था आपने उतार लिया होगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था सेक्शन नंबर 34। तो अब सेक्शन नंबर 34 में क्या चीज़ है भैया, तो यहाँ पर लिखा है इन द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम मैनर इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट, यहाँ पे लिखा है अनस्पेसिफाइड। कह रहा है यहाँ पे जो टाइम मैनर है ना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर टाइम मैनर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल को लेके, ठीक है। सपोज करो एक व्यक्ति है जिसका नाम है पर्सन ए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पर्सन नंबर एक्स, ठीक है। पहला व्यक्ति ए, दूसरा एक्स। पहला व्यक्ति बोलता है कि भाई कल थिएटर पे मूवी लगी है जिसका नाम है यहाँ पे KGF चैप्टर 2, KGF चैप्टर 2 को देखने चलेंगे। तो ये बोलता है ठीक है हम KGF चैप्टर 2 को देखने चलेंगे। और उसके लिए उसने बताया कि भाई कल जो है ना टाइम मूवी के थिएटर का 3 बजे से शाम के 6 बजे तक है, मतलब कि 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो तू आ जाइए टाइम पे, ठीक है, और मैं तेरी टिकट करवा दूंगा। अब इसने बोला ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब जैसे थिएटर वाला दिन था, थिएटर वाले दिन किसी कारण बारिश हो गई, या फिर बारिश बोल सकते हो, मगर ये व्यक्ति था ढीठ एक नंबर का, ये पहुंच गया थिएटर में। मगर इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो बारिश की वजह से नहीं आ पाया KGF चैप्टर 2 देखने के मारे। अब यहाँ पर इसने इसकी जो है टिकट बुक कर रखी थी, जो वो बुक कर ली थी, पैसे इसके खर्च हो गए थे, मगर ये एक स्पेसिफिक टाइम पे वहां पे पहुंच नहीं पाया। तो इसी वजह से जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है, बिल्कुल वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए पता है डिपेंड्स ऑन ए टाइम मैनर विच ए पर्सन टिल एक्ट अनस्पेसिफाइड। कह रहा है यहाँ पर टाइम मैनर देखा जाता है और जो कि टाइम मैनर अनस्पेसिफाइड होता है। कभी कभार क्या होता है हम किसी भी टाइम को देकर भूल जाते हैं या फिर उस टाइम तक वहां पर जा नहीं पाते। तो यहाँ पर ये इस समय क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब हम नीचे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35 जो कि 34 की तरह ही है। कह रहा है इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग, यहाँ पे लिखा है विद इन ए फिक्स टाइम। कह रहा है अगर कोई अनसर्टेन इवेंट ऐसा घट जाता है किसी टाइम के दौरान, बिकम्स वॉइड इफ द इवेंट्स डज नॉट हैपन्स, और उस टाइम पे कोई इवेंट्स अगर नहीं हो पाता, जैसे मैंने बताया था ऊपर बारिश आई तो वो बंदा नहीं पहुंच पाया, अगर कोई ऐसा केस होता है एंड द टाइम एक्सपायर्स और टाइम खत्म हो जाता है, तो उसको सेक्शन नंबर 35 में डाला गया है। सेक्शन नंबर 35 में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड ही हो जाता है। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 36 कह रहा है कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। कह रहा है कॉन्टीजेंट्स एग्रीमेंट में बताया जाता है किसी भी चीज़ को करना या उसका ना होना, या फिर कुछ चीज़ को होना या ना होना। इफ़ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स हैपनिंग, अगर मान लो कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट्स ऐसे हैं जो हो सकते हैं तो करेंगे, नहीं हो सकते तो छोड़ेंगे, जैसे चंदा तारे को तोड़ने वाली बात मैंने आपको बताया। उसके बाद बोला आर वॉइड, कह रहा है वॉइड whether or not the fact is known the parties the time when it made। कह रहा है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस टाइम पे जो दोनों पार्टीज थी वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था वो चेक किया जाता है, जैसे कि वॉइड था या इनवैलिड था या फिर वो ठीक था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। और दोनों के बीच में जो इम्पॉसिबल हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के रीजन को पहचाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है सेक्शन नंबर 36। तो यहाँ पर आपके कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के सारे सेशन कंप्लीट होते हैं। अब नीचे उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो करें स्टार्ट।
हाँ जी करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ये रहा ऊपर। वो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है मगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये क्या है, एक एग्रीमेंट नहीं होता। एक तरह से बोल सकते हो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है मगर नहीं होता। अब बोलोगे क्या कहना चाह रहे हो भैया, साफ साफ बोलो। अरे कहना क्या चाहते हो, तो बता रहे हैं ना, रुको। तो कह रहा द टर्म क्वासी मीन्स एज इफ और सिमिलर टू। कह रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग बुक्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एज इफ, मतलब मिलता जुलता या सिमिलर, एक तरह हुबहू, जिसको बोल सकते हो टू कॉपी पेस्ट। ठीक है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह सिमिलर होता है मगर एग्रीमेंट नहीं होता। मेरी बात सुनो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट तो होगा मगर एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है आप लोगों को पता होगा। देखो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है मगर ये एग्रीमेंट नहीं होता। उसके बाद लिखा जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट इट ऑल्सो क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस। कह रहा जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा उसी तरह से ये भी लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है, लीगल ऑब्लिगेशंस रखता है। बट द लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है वो डू नॉट रेस्ट एन एनी एग्रीमेंट। कह रहा है वो किसी एग्रीमेंट या बोल सकते हो किसी भी समझौते के ऊपर बेस्ड नहीं होती। बट आर इम्पोज्ड बाय लॉ, मगर लॉ के द्वारा इम्पोज्ड होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल इन लॉ बट नॉट इन इफेक्ट। कह रहा है लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल तो होती है मगर एक्चुअल में इन इफेक्ट नहीं होता। ये तो थी हमारी टेक्निकल लैंग्वेज। अब हम इसको समझेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में। सिंपल सी लैंग्वेज में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दो व्यक्ति समझौता तो करते हैं मगर उसके लिए कोई एग्रीमेंट या पेपर साइन नहीं करते। सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी है जो है मिल्कमैन। क्या है, मिल्कमैन, दूधिया। ठीक है, तो हमने, अरे दूधिया बोला है मैंने, क्या सुना। तो देखो मैंने बोला एक आदमी है जिसका नाम है मिल्कमैन, ठीक है, और एक मैं हूं जिसका नाम है ए। ठीक है, अब क्या हुआ, मिल्कमैन मेरे को रोज यहाँ पे दूध की सप्लाई करने आता है। ठीक है, और मिल्कमैन जब दूध की सप्लाई करता है तो उसके बदले वो क्या मेरे से लेगा, वो मेरे को जब दूध की सप्लाई करेगा उसके बदले मैं उसको क्या दूंगा, पैसा, रोकड़ा, माल। ठीक है, ये सब खोखा पेटी सब लेके जाएगा। तो देखो ये मेरे से क्या लेगा, पैसे लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इसने मेरे को दूध दिया ये फ्री में लेके आएगा तो ये अगले दिन से लाएगा दूध, नहीं लाएगा। इसी तरह से ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हम दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट तो बना है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना है मगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई पर्चा पेपर साइन नहीं करा रखा। ठीक है, और अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो ब्रीच वाली पार्टी या फिर ये जो पार्टी है चली जाएगी, दूध देने ही नहीं। क्या मेरे लिए जाके कोर्ट लड़ेगी, केस लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। तो यहाँ पर इसी तरह से एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा आपको देता हूँ, आपका इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए अपने फायदे के लिए। मैंने क्या बोला, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए अपने फायदे के लिए। जैसे कि मैं अपने फायदे के लिए दूध वाले का दूध लूं अगर पैसे ना दूं तो उसका नुकसान होगा। तो यही चीज कहती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और आपके जो सेटिस्फाई है या फिर जो आपकी ज़रूरतें उससे अगर किसी का भला होता है, उसकी आप ज़रूरतों को, रिम्बर्समेंट को पूरा करते हो या किसी की ज़रूरतों को, इच्छा को पूरा करते हो, उसके बदले वो आपको बाद में पैसे दे सकता है। सपोज करो दो व्यक्ति लड़ रहे थे, ए और बी, 500 रुपये के लिए या बोलो 2 रुपये की टॉफ़ी के लिए लड़ रहे थे। मैं बीच में आया, मैंने कहा भाई मेरे से ले ले टॉफ़ी। मैंने बी को टॉफ़ी पकड़ा दी जो लड़ रहा था, मैंने बोला मेरे से टॉफ़ी ले ले। अब उसने टॉफ़ी तो ले ली, सेटिस्फाई हो गया, उसकी नीड्स पूरी हो गई जो मैंने अभी बताया था आपको, मगर वो मेरे को बाद में वो 2 रुपये देगा, ये टॉफ़ी देगा, ये उसका फर्क वो बनता है, फर्ज बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई कोर्ट केस तो नहीं करूंगा कि उसने 2 रुपए नहीं दिए। तो एक आपसी समझौता जहां होता है उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया। अब उसके बाद लिखा, और दोबारा बता दूं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, उसके भी नीचे हम यहाँ पे पढ़ेंगे द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की साइलेंट फीचर्स क्या क्या होती हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा सच ए राइट टू वे ऑलवेज ए राइट ऑफ मनी। कह रहा है हमेशा यहाँ पे पैसों को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, राइट टू मनी होगा। मैंने आपको बताया था, जैसे दूध वाला पैसे लेके जाएगा, राइट टू मनी है उसे। उसके बाद एंड जनरली थ्रो नॉट ऑलवेज टू लिक्विडेट सम ऑफ
मनी। और यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पे एक मतलब ये बोल सकते हो लिक्विडेट मनी होती है, मतलब कि बढ़ती रहती है घटती रहती है। जैसे अभी मैंने दूध लिया तो उसके 60-70 रुपये हो गए, कोई सब्जी लिया उसके 20-30 हो गए, कभी फल फ्रूट लिया 150-200 हो गए। तो इस तरह से लिक्विडेट होती है मनी, ठीक है, जिसके हिसाब से डिपेंड करती है जो चीज़ आप खरीदते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखा, इट डज नॉट एराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, ये कोई एग्रीमेंट एराइज नहीं करेगा, कह रहा है ऑफ द पार्टीज कंसर्न, ये पार्टीज के कंसर्न पे बेस्ड होता है, बट इट इम्पोज्ड बाय ए लॉ, बट ये लॉ के द्वारा भी इम्पोज्ड होता है। वैसे पार्टी इसको अराइज करती है, लॉ अराइज नहीं करता, या कोई ऐसा गवर्नमेंट इशू नहीं है। कह रहा है थर्ड, डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड फॉर द ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, कह रहा है जो डैमेजेस होंगे हम यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को बुरा नहीं कर सकते, किसी से धोखाधड़ी एक्सपेंस खर्चा करवा के भाग नहीं सकते। यहाँ पे जो डैमेजेस है वो अगर अराइज होगी तो ब्रीच हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से बोल सकते हो टूट जाएगा, वॉइड हो जाता है। समझ आ गया? तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स, साइलेंट फीचर और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद के कुछ प्रोविजंस और सेक्शंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेक्शन 68 से सेक्शन 72 मोस्ट 4 सेक्शन है जो इसके अंदर आते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपकी बुक में लिखा है। पहले आप इसको उतार लो। हाँ तो भैया अभी आपने उतार लिया होगा, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही मतलब है सेक्शन में आपको बताने वाला हूँ सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हम सेक्शन नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन नंबर 72 तक आपको बताएंगे। सारे सेक्शन में आपको समझाने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 68 जिसका नाम है, यहाँ पे मैंने एक अंडरलाइन नहीं लगाई तो एक अंडरलाइन लगाना जरूरी है तो लगा दिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा मैंने क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन नंबर 68 कहता है। तो ये हेडिंग बस आपको याद करनी है, नीचे का तो मेरा काम है, बस मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कहता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई। नेसेसरी समझते हो? नेसेसरी मतलब जरूरत की चीज़ें, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो भी आपकी पर्सनल नीड्स है वो सारी नेसेसरी होती है। उसके बाद लिखा इफ नेसेसरी आर सप्लाई टू पर्सन माइनर ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड द सप्लायर इज entitled to claim their price for the property as such as a person। यहाँ पे कहने का मतलब है, कहता है कि अगर मान लो आप किसी के लिए कुछ करते हो, ओए होए, किसी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो या करते हो तो उसके बाद आपको उसके बदले में क्लेम मिलेगा, आप इंटाइटल होंगे उस क्लेम के लिए। समझ आ गया? नहीं आया? ये तो थी टेक्निकल लैंग्वेज। अब आपको समझाते हैं हम एक एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल कैसा? सपोज करो एक आदमी था ए, एक आदमी है बी, ठीक है, और ए के पास एक फैमिली है, ये एक फैमिली वाला आदमी है जिसमें इसकी एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, एक इसका बॉय एक गर्ल, ठीक है, ये फैमिली पूरी की पूरी 4 जनों की। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। ए जो है इसका वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया और किसी कारण से दिवालिया हो गया, इसका काम चल नहीं रहा था और ये हो गया अनसाउंड माइंड, मतलब कि दिमागी हालत से खराब, और ये हॉस्पिटल में पैरालाइज होकर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बीवी बच्चे बच्ची को कौन झेलेगा? तब एक पड़ोसी था जिसका नाम था बद्री प्रसाद, जो कि बी नाम से था। ये आया और इसने कहा कि मैं जब तक ये जो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड बोल लो, ये दोस्त बोल लो, अजनबी बोल लो, जब तक पर्सन नंबर ए अच्छे से ठीक नहीं हो जाता, इसकी मेंटल हालत रिकवर नहीं हो जाती, मैं जो भी खर्चा होगा इसकी फैमिली का वो उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉस बियर करने के लिए तैयार हूँ। इसने बोला रोटी कपड़ा मकान जो भी नेसेसरी नीड है वो हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट खर्चा इन पे करने लगा, अपनी फैमिली के साथ साथ इनके पे खर्चा करने लगा। जब इसकी हालत ठीक होगी, अब जो बी पार्टी है वो इंटाइटल है क्लेम के लिए। अगर ए पार्टी ठीक हो जाती है या रिकवर हो जाती है, अच्छे से कमाने लगती है दोबारा से, तब ये जो अपना खर्चा है ये इनसे ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, अभी इसने मदद करी है तो ये इससे अपना खर्चा ले सकता है। ये कहता है सेक्शन नंबर 68। समझ आ गया? यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा था नेसेसरी सप्लाइड, और जितनी भी नेसेसरी सप्लाइड है रोटी कपड़ा मकान वो सब इसको प्रोवाइड करेगा, इनकेपेबल इन कॉन्ट्रैक्टिंग, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। समझ आ गया? तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, या फिर बोल सकते हो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन नंबर 2 हमारा लिखा है जो कि 69 है। यहाँ पे देख लो, आपने लिख ही रखा मैंने, राइट टू रिकवर मनी पेड
फॉर अनदर पर्सन। कह रहा है किसी भी पर्सन से मनी लेने का राइट जो है वो आपको होगा। सेक्शन नंबर 69 में कह रहा है द पेमेंट मेड शुड बी बॉन ए फील्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वन इंटरेस्ट। कह रहा है अगर मान लो किसी का किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट है तो वो उसके ज्यादा पैसे भी देगा मगर वो उसको वहीं पे जगह को लेना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखा जाएगा। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। उसके बाद सेकंड चीज लिखे द पेमेंट शुड नॉट बी ए वॉलंटरी वन। पेमेंट किसी एक के द्वारा भी आ सकती है। उसके बाद लिखा नीचे द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वाज बाउंडेड बाय लॉ टू पे। जरूरी नहीं है जिसने एग्रीमेंट या कॉन्सेप्ट बनाया है वही जाके पेमेंट के लिए बाउंड है। दूसरा इंटाइटल पार्टी इंटरेस्टेड है तो वो उसकी बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखो, ये है एक लैंड, समझ आ गया, मतलब एक जमीन का टुकड़ा। ठीक है, ये जो पूरी जमीन है ना, ये जमीन है भैया ए की। किसकी? ए पर्सन की जमीन है। इस ए पर्सन ने एक छोटा सा ये वाला पोर्शन, एक पार्टी है जिसका नाम है बी, उसको दे रखा है कहाँ पे? रेंट पे, रहने के लिए, अपनी दुकान के लिए। इसकी साड़ियों की दुकान है। ठीक है, और ये जो है जगह इतनी ज़्यादा भाई अच्छी है। इसके आसपास यहाँ रोड है, 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 सब जगह रोड ही रोड है। अरे है दुकान, मतलब कहने का मतलब है चारों रोडों के बीच में आती है तो मार्केट की जगह है और बहुत ज़्यादा चलती है। और ये पूरा टुकड़ा लैंड का किसका वैसे है? ए का। ए ने इसको दे रखा है रेंट पे। अब यहाँ पे बात क्या हुई? बात ऐसी थी कि ये जमीन का टुकड़ा ये छोड़ना नहीं चाहता था बी पार्टी, और जो है ना ए के पास अभी फिलहाल पैसे नहीं थे। ए ने किसी से लोन लिया था जब ये जमीन खरीदी थी, उसका नाम है पार्टी नंबर सी। क्या है? पार्टी नंबर सी। पार्टी सी से इसने कम से कम 50 लाख का लोन ले रखा था। ठीक है, अब 50 लाख का लोन चुकाने के लिए पार्टी सी कहने लगी पार्टी ए को भाई लोन चुका दे, जल्दी से लोन चुका वरना हम आपकी जमीन को जब्त करेंगे। और यहाँ पे जमीन तो ए की थी मगर ए के पास पैसे नहीं थे। ये बात जब बी को पता चली तो बी के साड़ी की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, तो बी ने इसको बिना बताए इसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे सी को जो है लोन दिया। 50 लाख का लोन कर्जा उतारा। समझ आ गया? तो अब जो है इसने लोन क्यों उतारा इसका, आप समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि वन इंटरेस्टेड मैंने लिखा था कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो उसकी ज़मीन में तो वो उसका लोन वोन वगैरह चुकाने के लिए लायबल है, चुका सकता है। तो यहाँ पे बी जो है उसकी साड़ी की दुकान, इससे ज़्यादा अच्छी दुकान कहीं जगह नहीं मिल सकती थी। इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जगह सेफ करने के लिए इसको किसी और को जगह नहीं जाना था बोल सकते हो, इसलिए इसने इसका लोन चुकाया। और अब जो है जो पार्टी नंबर ए है वो क्या है? ये बाउंड है कि इसके पैसे चुकाए, और बी जो है इंटाइटल क्लेम कर सकता है कि मैंने आपका लोन चुकाया और आप मेरे को जो है मेरे पैसे वापस करना, या फिर इस लोन में या फिर इस जगह के रेंट में काट लेना। समझ आ गया? समझ आ गया? तो बस ये पूरा सिस्टम था जो मैंने अभी आपको बताया। ये हमारा सेक्शन नंबर 69 का। आगे चलें तो नीचे अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी इन बॉन्ड इन लॉ ऑफ पे। मैंने ये बता चुका हूँ पॉइंट नंबर 3। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नीचे नेक्स्ट obligations of a person enjoying benefits of a non-gratuitous act section 70। सेक्शन 70 कहता है अगर आप किसी दूसरे के सामान को इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो फिर आपको उसके बदले पे करना पड़ेगा। समझ आ गया? किसी दूसरे का, चाहे वो गलती से आप यूज़ करो चाहे आप जानबूझ के यूज़ करो, आपको पे करना पड़ेगा अगर आप किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हो सामान। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल देके एक समझाएंगे। तो पहले हम इसको मिटो देते हैं। तो ये उतार भी लेना साथ के साथ में, बाद में टाइम दूंगा उतारने का। तो अभी आप इसको लिख लो फिलहाल। तो इंटरेस्टेड क्या यार, ये कुछ भी लिख देते हैं, INTREST इंटरेस्ट। समझ आएगा? तो देखो अब मैं बताने वाला हूँ आपको सेक्शन नंबर जो मैंने बताया 70, जिसका एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज करो एक पोस्टमैन आया, ये मेरा घर है, पार्टी नंबर ए मेरा नाम, ये दूसरा घर है पार्टी नंबर बी, ये तीसरा घर है पार्टी नंबर सी। एक पोस्टमैन आया, पोस्टमैन डिलीवरी लाया था बी के लिए, पोस्टमैन डिलीवरी लाया था बी के लिए, एक सामान लाया था, एक पार्सल लाया था, एक खाने का बॉक्स था, मैगी का बहुत बड़ा बॉक्स था। मगर सपोज करो अरे यार ये जो पोस्टमैन है ना थोड़ा फद्दू सा था, तो इसने क्या करा, पार्टी नंबर ए के घर के आगे, पार्टी नंबर ए के घर के आगे उस बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और जब पार्टी नंबर ए निकली उसने सोचा शायद मेरा ही होगा, उसने बिना नाम पढ़े गलती से इसको यूज करना चालू कर दिया और खत्म करने लगा। अब पार्टी नंबर बी वेट करने लगी बॉक्स आएगा। पार्टी नंबर बी ने देखा मेरे बॉक्स जो है इसका कूड़ेदान में पड़ा हुआ है,
नाम भी था, टैग लगा हुआ था क्योंकि एड्रेस लिखा रहता है। इसने देख लिया, अब ये गया इसके पास और जो बी है ना वो इंटाइटल है कि वो ए से क्लेम करे और बोले कि मेरे को या तो उसके पैसे रिम्बर्स करो, मेरे पैसे वापस करो क्योंकि सामान मेरा था, मैंने यूज़ करना और पैसे मैंने दे रखे हैं उसके, तो ये या तो इसको पैसे देगा या सामान लौटाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा है ना, यही सेक्शन नंबर यहाँ पे बताया सेक्शन नंबर 70 में, कि मतलब कि अगर आप किसी को भी सामान यूज़ करते हो तो उसके नुकसान करके अपना बेनिफिट नहीं करा सकते, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नियम है, सेक्शन नंबर 70। अब हम पढ़ने वाले हैं नीचे, यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 71 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर वन, गुड 71 कह रहा है। सेक्शन 71 कहता है किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको मिलती है, आप उसको ढूंढो, उस गुड्स वाले व्यक्ति को या बंदे को, बंदी को ढूंढो, उसके बाद भैया उसको क्या करो, वापस करो। समझ आ गया? एग्जाम्पल देके समझाएंगे ना, समझ आएगा ना, धीरे धीरे रुको ना। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देंगे। तो देखो, मैं जा रहा था रोड पे, मैं रोड पे गया तो मेरे को मिला एक पर्स, ठीक है। पर्स में एक बंदे के 5-10 हज़ार रुपये थे, साथ ही साथ उसकी आईडी थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, घर का एड्रेस, सब चीज़ उसमें था, ठीक है। 4-5 डॉक्यूमेंट थे, इतना था कि मैं उसको घर पहुंचा सकूं, ठीक है। और वो बंदा रहता था यहाँ पे, सपोज करो। अब मैं रास्ते से बस में ट्रैवल करता 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 धक्के खाता खाता इस बंदे के घर पे पहुंचा। अब मैं जितना भी इसके घर पे पहुंचा, बस और सबका किराया मिला के, मेरा खाने पीने का खर्चा मिला के, मान लो 150-200 रुपये का खर्चा बैठा, ठीक है। अब मैं जो हूँ इसका पर्स लौटाने इतनी दूर से जब यहाँ पे आया हूँ या फिर इसको पैसे देने, तो इसकी मैंने इसको फाइंड करा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पहुँचाना, मैंने पहुँचाया, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंडर। उसके बाद अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं एंटाइटल में क्लेम कर सकता हूँ कि आप या तो मेरे पैसे कम से कम इतना तो वापस करो कि मेरा जो खाना खर्चा है, जो मैं आपको लेने आया इतनी दूर से देने आया, वो सारी चीज़ें निकल जाए, ठीक है। तो मैं उसके बदले क्या करूँगा, क्लेम करूँगा उसको। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ मत भूला, बाहर जाके खेल, बाद में ये उसको और बुला रही जानू, यहाँ शैतानी करना है, देख तार गिर जाएगी, करंट लग जाएगा तेरे, बाहर खेल लिया फिर। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो लास्ट सेक्शन रह गया, तो लास्ट सेक्शन है हमारा 72, लायबिलिटी फॉर मनी पेड वन थिंग्स डिलीवर्ड बाय पिल स्टेक। यहाँ पे देखो, पिल स्टेक का मतलब होता है जानबूझकर या बोलो गलती से, हमें नहीं पता, मतलब गलती से किसी को दे दिया, जैसे मिस्टेक होता है वो पिल स्टेक होता है। यहाँ पे उसके बाद पिल स्टेक और अंडर कोएंसी। यहाँ पर सेक्शन नंबर 72 लिखा है। सेक्शन नंबर 72 के अंदर क्या कहता है, सपोज करो एग्जांपल देके आपको समझाएंगे कि अगर मान लो किसी से आप पैसे गलती से ज़्यादा दे देते हो, जैसे दुकान वाला आपको गलती से सपोज करो 10 की जगह 5 का नोट दे दे, आप तो वहीं सर चढ़ जाओगे, बाल पकड़ के नोच लोगे। मगर उसकी जगह अगर 10 की जगह 20 दे दे, वहाँ से चलते हुए बनोगे, 9-2-11 हो लोगे, 2 मिनट चुटकी नहीं लगेगी आपको भागने में। तो इसी तरह से अगर मान लो 2 पार्टी है, जिसका नाम है पार्टी नंबर 1, ये है पार्टी नंबर बी, ठीक है। 2 पार्टी है, दोनों ने ही एक बंदे से जिसका नाम था सी, उससे लोन लिया था, कितने रुपए का, 1000 रुपये का। मतलब कि 500 रुपये का लोन इसने लिया है और 500 रुपये का लोन ही इसने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बी ने किसी तरह से कमा के पैसे कमाए, अर्निंग करी, और बी ने इसको पूरे का पूरा 1000 का लोन भर दिया, चुका दिया। अब समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, पहले इन दोनों ने 500 का लोन लिया था सी से, 1000 रुपये का लोन दिया सी ने इनको, इसने 500, इसने 500। अब बी ने किसी तरह कमा के 1000 रुपये का लोन इसको चुका दिया, मगर इसको कुछ भी नहीं पता, ए को नहीं पता कि ये 1000 रुपये चुका है, इसने बताया नहीं कुछ भी, बस इसने बोला मेरे दोस्त के पैसे मैं ही भर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए को थोड़ी याद आया कि अरे यार मेरे को 500 रुपये चुकाने थे, ये बेचारा कमा के किसी तरह लाया गरीब आदमी, और इसको इसने 500 रुपये दिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 रुपये इसने दिए, 500 रुपये इसके आ गए ए के, ये आए बी से और ये आए ए से, तो सी के पास टोटल कितने हो गए, सी के पास हो गए 1500, जबकि ये लाइबल कितने का था, सिर्फ 1000 रुपये का, ये 1500 नहीं रख सकता, तो इसने 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 500 रुपये जब एक्स्ट्रा लिए तो या तो इसको बताना चाहिए था कि भाई सी पैसे मतलब बी पैसे दे चुका है, या फिर इसको बी से जो 1000 रुपये लिए थे उसमें से 500 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये लाइबिलिटी बनती है कि ये पैसे चुकाए अगर गलती से पाइल मिस्टेक से किसी ने पैसे आपको ज़्यादा दिए हैं। तो ये सेक्शन नंबर 72 कहता है बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? तो देखो 72 के बाद ये हमारा लास्ट था, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा चीज़ समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी अगर किसी का कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे आपको दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स भी परचेस कर सकते हो करना चाहते हो तो। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम भाई दोनों में नोट्स अवेलेबल है, बन चुके हैं, रेडी हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यही वाला है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ भी अगर आपको नहीं दिख रहा आप कॉन्टैक्ट करो, जाइए नोट्स परचेस करो। और किसी का कोई क्वेरीज है तो कमेंट बताना, मैं ड्रॉप करना। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी लाऊंगा, जितनी भी चैप्टर वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ एसओएल की, ये सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 1 2 3 स्टार्टिंग में जाओगे लाइन से चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक है, पूरी बुक सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ जल्दी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।